ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसको क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो। ओके, वंस यू ओपन दिस इज एन ऑफिशियल MySQL वेबसाइट। तो MySQL के बारे में मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं। SQL जो होता है वो एक क्वेरी लैंग्वेज होता है और MySQL जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? MySQL है। टूल आप इसको बोल सकते हो, बट इस पे कौन सा क्वेरी लैंग्वेज काम करेगा? SQL क्वेरी लैंग्वेज पे हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन डाउनलोड्स। ये बड़े बड़े जो ऊपर आ रहे हैं व्हाइट, उसमें उस पर डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल अप करो पेज को। यस यस, करो करो। हाँ बस रुक जाओ। अब जब आप इसको स्क्रॉल करते हुए लेके आओगे तो आपको MySQL NDB क्लस्टर CG, ये जो ब्लैक में लिखा है बीच सेंटर में ओपन स्पेस में, उसी में सबसे लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स। तो इनके बारे में मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये जो कम्युनिटी वर्जन्स होते हैं हर सॉफ्टवेयर के साथ में अवेलेबल रहते हैं। क्यों है अवेलेबल रहते हैं? क्योंकि जब मार्केट में मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि आई एम टू मच फेमस पर्सन और मेरा प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि मार्केट में सब यूज करने लगेंगे। सो ऑन द बेसिस फॉर द जर्नल ट्रेनिंग पर्पस के लिए दे आर प्रोवाइडिंग द कम्युनिटी वर्जन। हर सॉफ्टवेयर में मिलता है, नॉट इवन इन दिस, हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा। तो यहाँ तक सभी लोग आ गए? कोई ड्रॉप तो नहीं हुआ? कोई ड्रॉप हुआ है तो प्लीज बता दो। प्रीति आप ही को इंस्टॉल करना है, आशीष और सुमित के पास ऑलरेडी है। हाँ सर, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ तक प्रोसेस कर लो। देन उसके बाद आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक कर दो सिमरन। ठीक है, सो वंस यू क्लिक तो आपको ये इतनी सारी लिंक्स आ जाएंगी। काफी सारी लिंक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। काफी सारे डेटा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको फर्स्ट कॉलम का सबसे लास्ट ऑप्शन देखो क्या लिखा है, MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये सारे पैकेजेस होते हैं, ये सारे पैकेजेस आपके पास ऑलरेडी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको पास ये आएगा। द फर्स्ट वन इज सिलेक्ट वर्जन। वर्जन वाले पे क्लिक करो जरा, एरो पे। तो यहाँ पे आपको दो वर्जन मिल जाते हैं, 8.0 एंड 5.7। सो 5.7 इज टोटली क्लाइंट वर्जन और 8.0 है 39 वाला जो आपको शो कर रहा है। ये जो है ये आपका कैसा है, सर्वर बेस्ड है। इस पे लोकल सर्वर का हम यूटिलाइज करें। इसको सिलेक्ट करने दो। अब नीचे विंडोज वाले पे क्लिक करो। तो क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अभी ये विंडोज यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट ने डिटेक्ट कर लिया कि ये क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही दिखा रहा है। ऐसे ही अगर आप मैक यूज करोगे तो मैक आपको शो करने लगेगा। दिस इज द फॉर्मेट कि हम किस तरीके से इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब उसमें दो MSI इंस्टॉलर मिलते हैं। MSI इज व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर। ठीक है, सो MSI इंस्टॉल विंडोज इंस्टॉलर होते हैं ये दोनों ही। तो दोनों में से कौन सा करना है? तो दूसरा वाला जो है उसमें भी आपके पैकेजेस आ जाते हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा कम टाइम लेता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है वो इंस्टॉलेशन होने में। और 2.1 वाला सिर्फ exe फाइल डाउनलोड करेगा और जो बाकी सारे पैकेजेस है वो बाद में डाउनलोड करता है। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं 2.1 वाले को सजेस्ट करता हूँ, उसको डाउनलोड करके। वंस यू क्लिक ऑन डाउनलोड, ये आपको लॉगिन पेज और साइन अप पेज आएगा। आपका लॉगिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम में एक लाइन लिखी हुई है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, क्लिक ऑन दिस। आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कम्युनिटी वर्जन है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ओके, ठीक है, अभी लोड होने दो। उन्नति आ गए? सर सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट करो इसका। ओके सर, शायद मेरे पास है MySQL, मैं देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, सो जब आप MySQL इंस्टॉल कर रहे हो, आपको जो 2.1 वाला इंस्टॉलर आएगा, जैसे सिमरन ने डायरेक्टली उस पर डबल क्लिक करा वैसे आपको डबल क्लिक करना है।
वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दे विल गिव यू अ कंप्लीट विंडो। ठीक है, अब थोड़ा स्लो डाउन चलेगा सारी चीजें, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। जिसका स्लो चल रहा है प्लीज इन्फॉर्म मी, तो मैं थोड़ा स्लो डाउन होके आपको सारी चीजें स्टेप जो है हम लोग उसी तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, फुल पे यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस मिलते हैं, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल और कस्टम। ये बेसिकली क्या होता है, जब हम MySQL इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। क्लाइंट बेस पे देखना है हमें, सर्वर भी चाहिए, या सिर्फ सर्वर चाहिए, या फिर हमें क्लाइंट साइड वाला डेटा चाहिए, या फिर हमें कस्टम, मतलब जो चीजें हमें चाहिए सिर्फ हम वो चीजें सिलेक्ट कर लें। तो ऐसा ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट हम लोगों को क्या चाहिए, फुल वर्जन चाहिए, तो हम किस पे सिलेक्ट करेंगे, फुल पे सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट कर दो, एक बार सिलेक्ट कर दोगे देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। गुड, अभी आप देखोगे तो सीधा वो मुझे कहा लेके आया डाउनलोड्स पे। तो इतने सारे चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली, दीज आर द सपोर्टिंग पार्ट, कि आपको एक SQL क्वेरी लिखोगे तो इतनी सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन। आपको सैंपल एंड एग्जाम्पल जो बॉटम वाला है दैट इज कॉल्ड एन सैंपल डेटाबेस आपको इसके अंदर मिलेगा। रूटर आपको इसके अंदर मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट शेल आपको मिलेगा। शेल इज व्हाट, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट जैसी विंडो होती है, उस पर भी आप क्वेरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। दिस इज एन टोटली बेसिक पार्ट। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्कबेंच यानी कि कंप्लीट एक टूल आपको मिलता है, दिस इज कॉल्ड एन UI टूल। UI का मतलब क्या हो गया, यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल होता है। जैसे आप ब्राउजर यूज कर रहे हो किसी चीज को सर्च करने के लिए, तो इसमें भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। और इसमें जो लोकल होस्ट, मैं मेन सर्वर की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ इसमें जो लोकल होस्ट सर्वर आपको अवेलेबल मिलता है, दैट सर्वर इज व्हाट 8.0.39। सो नाउ ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, डाउनलोड करनी है। इंटरनेट स्पीड और आपके सिस्टम पे डिपेंड रहेगा। क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। सो जस्ट वेट, ये डाउनलोडिंग करेगा, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो मेरे उसमें तो ऑप्शंस कम आ रहे हैं। कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? एक सेकंड, चलिए पता नहीं क्या आ गया। रूटर और शेल है। तो मेरे उसमें सर्वर है, वर्क बेंच है, सेल है और रूटर भी है, बस ये है 4। वर्क बेंच है, शेल है, सर्वर भी है और रूटर भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जीक्यूट करो। जिसके बाद जो इश्यू आ रहा है टेंशन मत लो, एग्जीक्यूट करो। मैं 1 बाय 1 सबके सॉल्यूशंस आपको क्रिएट करूंगा। अब देखो 2 एरर इनके में आई, ठीक है, डाउनलोडेड एरर। तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, हम कैंसिल नहीं करते, हम बैक करेंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन शो करेंगे जो हमें डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब अगेन एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसे इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आप देखोगे सारी चीजें आपके पास आ गई, बिकॉज ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो रेडी टू डाउनलोड की जगह आपका लिखा हुआ आ रहा है रेडी टू इंस्टॉल। अब इन सबको इंस्टॉल करना है तो एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देंगे। सब मेरे उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा काय का कुछ स्टेटस नहीं दिखा रहा, एग्जीक्यूट कर दिया जबकि मैंने। ओके, जस्ट वेट, आप थोड़ा सा होल्ड रखना। ठीक है, अभी कुछ चेंजेस मत करना, मैं आपके स्क्रीन शेयर करवाऊंगा आपका सोल्यूशन। क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इंस्टॉलेशन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो आप लोगों के में जो अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है ना, हर सिस्टम में अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं सब आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ऐसा बहुत किस्मत से देखने को मिलता है कि सारे सिस्टम में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी इनके में डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आई थी, तो हमने बैक करके उसको रिजॉल्व किया। तो ये एक जर्नल फॉर्मेट होता है कि अगर मेरे को आपको बताना है तो मेरे को आपको ये पूरा स्टेप बताना पड़ता। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल C++ 2015-19 डिस्ट्रीब्यूटेबल ऐसे करके। अच्छा वो ना उस पे देखो एक चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा। तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा, एक मिनट अभी होल्ड रखना। ठीक है, स्क्रीन शेयर करवाऊंगा मैं आपका। उन्नति आपके में है इंस्टॉल, चेक कर लो। बाकी 3 का मुझे पता है उनके पास है। सर MySQL मेरा 8.0 दिख रहा है।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। MySQL Workbench 8.0 CE। हाँ कोई इशू नहीं है, वॉकेबल। ओके सर, तो ये एप्लीकेशन है मेरे इसमें। ठीक है। डेटाबेस को जितने अच्छे से सीखोगे, देखो एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, डेटाबेस का ट्यूटोरियल होता शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट होता है? क्योंकि हम एक्सेल में जो चीज पढ़ के आए हैं बेसिकली हम वही काम यहाँ पर कर रहे होते हैं, बट हमारे वहां पर क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर पे हम लिख के काम कर रहे थे, ठीक है, मैनुअली। लेकिन डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना, इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग स्टडी करनी पड़ती है हमें किस चीज की, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज की। तो हमें क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और जैसे माइस्क्वेल है वैसे ही मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट के पास एक उसका खुद का एसक्यूएल सर्वर होता है जो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड आपको जो मार्केट में देखने को मिलेगा वो माइस्क्वेल सॉफ्टवेयर है, जो मैं आपको जिस पर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूं ये सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी का है, ये है ओरेकल का। और ओरेकल के नाम से ही एक डेटाबेस और आता है जो एंटरप्राइज डेटाबेस होता है। एंटरप्राइज डेटाबेस की बात करूं जहां पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड करके रखते हैं, बिग डेटा के फॉर्मेट्स में आप बोल सकते हो, एक तरीके से जनरल आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी आपके पास होता है, उसमें भी आपको काम करना होता है। कभी कभी कंपनीज में ये चीजें चेंज होती रहती है। दीज आर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ये सारे के सारे टूल होते हैं, हर जगह सिमिलर नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि अब क्या करें, सीखना कौन सा चाहिए, माइस्क्वेल सीखें, ओरेकल सीखें, या क्या चीज सीखें। तो मैं एक छोटा सा जर्नल पार्ट आपको एज अ कंसल्टेंट फॉर्मेट पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। अगर कोई बोलता है कि मुझे डेटाबेस आर्किटेक्ट बनना है या डेटाबेस डिजाइनर बनना है या डीबीए बनना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हम उसको बोलते हैं, तो उस पर्सन को ओरेकल सजेस्ट कर सकते हो आप कि ओरेकल उसको करना चाहिए, ओरेकल सॉफ्टवेयर। और जैसे अगर आप कोई बात करते हैं कि मुझे डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस वाले पार्ट में ही रहना है, सो दीज आर द सॉफ्टवेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इन सब में कॉमन डेटा क्या है, कॉमन है एसक्यूएल क्वेरी, सब जगह सिमिलर होती है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस मिलेंगे, बाकी सब लिखने का टेक्निक, काम करने का टेक्निक, सब कुछ आपको सिमिलर मिलेगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है वैसे ही जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है नेक्स्ट। अब आपका इंस्टॉल कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट होगा, कर दो नेक्स्ट। अब देखो इसमें आपका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 3306 पोर्ट नंबर, जैसे आईपी एड्रेस होते हैं ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होते हैं, वैसे आपके क्या होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ऑथेंटिकेशन मेथड एनक्रिप्टेड मेथड हमें चाहिए, हमें नीचे वाले 5.x पे काम नहीं कर रहे तो हमें उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ ऊपर वाले पे काम होता है, तो नेक्स्ट कर दो सीधा। अब आपसे पूछेंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड में रूट डालना है, स्मॉल लेटर में RWT रूट, छोटा सा। नीचे भी कंफर्म करो, ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होती है, नेक्स्ट कर दो। आप मर्जी से जो पासवर्ड डालना चाहो वो डाल सकते हो, बट मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे रूट रखवाता हूँ क्योंकि मेरे को भी याद रहता है, सबको याद रहेगा। आपको विंडोज सर्विस नेम अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, बट अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं आके कनेक्शन बनाना बताऊंगा तो उसमें आप चेंज कर लेना। नेक्स्ट करो, ओके।
सो फुल एक्सेस दे रहे हैं विंडोज सर्विसेज का, तो आप इसको नेक्स्ट कर दो, एग्जीक्यूट करो। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जस्ट अ मिनट, स्टार्टिंग दिस सर्वर। सर्वर आना बहुत जरूरी है, सर्वर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। फिनिश करो, नेक्स्ट। अभी रूटर कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट फिनिश करो, नेक्स्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड डालो, सर्वर चेक करते हैं, ये सर्वर चेक हो रहा है, डालो। आप चेक पे क्लिक करो, स्टेटस ग्रीन होना चाहिए, कनेक्शन सक्सीड लिखा हुआ आ रहा है, सो हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे एंड जस्ट वेट। ओके, फिनिश करो, अगेन नेक्स्ट। ओके, सो इसमें नीचे वाला जो है ना शेल वाला, उसको हटा दो, टिक हटा दो, उस पे से क्लिक करके। ओके, नाउ फिनिश। अब आपका वर्क बेंच ओपन होगा सीधा, एंड जस्ट वेट, एक वर्क बेंच आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एन सॉफ्टवेयर, ये आ गया आपका सर्वर, ठीक है। अभी आप सिमरन, आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर लो, वर्क बेंच के बारे में मैं अपनी स्क्रीन पे बताऊंगा। यस प्रीति, आपका प्रीति नहीं, यस प्रीति, आप अपना स्क्रीन शेयर करो, आपके वाले में देखते क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो हो रही स्क्रीन से। हाँ जी, अब वो दिखाओ अब आ सॉफ्टवेयर। तो गया ये। गाइस देखो, यहाँ पे एरर्स आ रही हैं काफी सारी, इसको क्रॉस कर दो। हाँ, अब देखो काफी सारी एरर्स आ रही है डाउनलोडिंग में। अब इसको सही करने का सिंपल तरीका क्या था, बैक करो, करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एग्जीक्यूट करो, वेट, और जो बचा होगा ना डाउनलोडिंग के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा। प्रीति, आप अपने ऑफिस का लैपटॉप तो यूज नहीं कर रहे ना? नहीं सही है, पर्सनल। ठीक है, तो गाइस जो भी यूज कर रहा है, प्लीज अपने ऑफिस का लैपटॉप मत यूज करना। अगर आपको परमिशन ग्रांट है एज पर द एडमिन, सो प्लीज यू कैन यूज, अदरवाइज प्लीज आप उसको यूज ना करें। प्रीति, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड, आप फोन नेटवर्क से डाउनलोड कर रहे हो? सर वाईफाई। वाईफाई, तो ये डाउनलोड होना चाहिए, बट डाउनलोड हो नहीं रहा है। एक बार फिर से बैक करके नेक्स्ट करो, अगेन नेक्स्ट, एग्जीक्यूट करो। तो गाइस कभी कभी है ना ऐसे इश्यूज भी आ सकते हैं। अभी देखना, अभी इनके में अगर फिर से इशू आता है तो वी विल डू वन थिंग, हम इसको कैंसिल करके फिर चालू करेंगे। और माइस्क्वेल में एक चीज अच्छी है कि जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर कैंसिल करके फिर चालू करते हो, आप देखते हो, देखो अब एक फिर रूटर हो गया, अब एक और बचा, फिर से बैक करो, फिर नेक्स्ट करो, फिर से नेक्स्ट करो, हो जाएगा। ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, फटाफट डाउनलोड हो जाएंगे। क्योंकि जितना ये डाउनलोड कर चुका होता है ना, उतना तो ये बहुत जल्दी कर लेता है, जो बच्चा कुछ होता है उसमें ये टाइम लेता है कभी कभी। ओके, अब फिर अटकेगा, देखते हैं, अटक गया, बैक करो, फिर नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट करो। ये इस टाइप के इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। देखो अभी पूरा चलेगा, सर्वर अटकेगा जहां तक है मेरा। सर्वर ही अटकेगा, मैं बोला था ना सर्वर अटकेगा, होता है, अटका, बैक करो, फिर नेक्स्ट कर दो, अब हो जाएगा कंप्लीट।
ठीक है, नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट करो। यहाँ एग्जीक्यूशन में भी ऐसा होता है कि कई बार आपकी चीजें कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं ले पाती, टाइम ले लेती हैं, टाइम आउट भी हो जाता है एग्जीक्यूशन कभी कभी, तो वो चीजें रह भी सकती हैं। अगर किसी के सिस्टम में ऐसा होता है कि सर्वर नहीं आया है या कोई पर्टिकुलर टूल उसके पास नहीं अवेलेबल हो पा रहा है माइस्क्वेल से रिलेटेड, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा माइस्क्वेल हटाओगे फिर इंस्टॉल करोगे, बट मैं आपको तरीके बता दूंगा। आप मिड में से भी इसमें जो पर्टिकुलर पार्ट मिसिंग है वो पर्टिकुलर पार्ट आप इंस्टॉल करके रख सकते हो। हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, डैशबोर्ड पे काम करना स्टार्ट कर दिया बाकी सबने? 9 o'clock के बैच में। यस, उन्नति, सुमित, सिमरन। सर अभी नहीं किया। अभी नहीं किया? वॉकिंग करना स्टार्ट कर देना, छोटे मोटे पार्ट्स नहीं रहेंगे, मैं डेटा इंक्रीज करता जाऊंगा उसके अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके सर। ओके, देखो एक बार कितना बचा, चल रहा है। और किसी के में कोई इशू? सबके सब बढ़िया चल रहा है ना? तो थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रीति का और इंस्टॉलेशन कंप्लीट कराते हैं, देन उसके बाद वी विल वर्क ऑन नेक्स्ट लेवल। सर स्पीड तो सही है, फिर क्यों इशू आ रहा है इसको? किसमें देखो? हाँ, इंस्टॉलेशन वो टाइम लेता है, इट्स नॉट अ स्मॉलेस्ट सॉफ्टवेयर लाइक, ये कोई 1 GB 2 GB का नहीं है, कम से कम आपका मेमोरी स्पेस लेता है तो 5 to 6 GB समथिंग स्पेस ले लेता है। सॉफ्टवेयर हैवी है ये, आप जैसे जैसे काम करते जाओगे इसका सर्वर हैवी होता हुआ चला जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब जितने सॉफ्टवेयर आएंगे वो थोड़े थोड़े, 2 सॉफ्टवेयर के साथ में थोड़ा पेशेंसफुली आपको डील करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज दिस वन, MySQL, एंड द सेकंड वन इज पावर BI। दोनों के साथ में आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत हैवी है। और इनके साथ में एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम ये है कि भाई आप जितना काम करते जाओगे उतना ज्यादा ये हैवी होते हुए चले जाते हैं। बस रूटर तक ही दिक्कत रहती है इसमें, रूटर इंस्टॉल हो गया उसके बाद कोई टाइम नहीं लगना, उसके बाद फटाफट फटाफट होता हुआ चलता है। ओके, तो तब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है तो विल वर्क ऑन समथिंग, हम कुछ अदर चीजें और देख लेते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली सीक्वल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने एक्सेल में भी ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे आंसर चाहिए फिर से दोबारा। व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज डेटा? एनीवन? कौन बताएगा? एक्सेल में पूछा था, एक्सेल में भी मैंने आंसर दिया। व्हाट इज डेटा और व्हाट इज इंफॉर्मेशन? यस। Yes, sir. So data is a raw and unprocessed form that we can
get from other resources. Okay. And information, when we put those data into a structured format, which can be useful uh, for to study it, so that is called information. Okay, great, good. So data is what? Data is a raw fact जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कुछ नहीं पता हमें कि वो क्या है. So that is called what? Raw fact. And the second one is what? Information. Information is what? A meaningful data. That is called what? Information. ठीक है. Like for example, मैंने लिखा उन्नति. So उन्नति is what? उन्नति is anything. वो कंपनी का नेम भी हो सकता है, बुक का नेम भी हो सकता है, या फिर किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है. सो जब तक उन्नति लिखा हुआ है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेटा. और जैसे ही हम उस पर कोई दे देते हैं हेडिंग, लाइक मैंने बोला पर्सन नेम इज उन्नति, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंफॉर्मेशन. तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है. ओके. सो बेसिक चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो बेसिकली अगर हम डेटा को भी जानते हैं और हम बेसिकली इंफॉर्मेशन भी अब समझते हैं. सेकंड, हम कौन कौन से ऑपरेशंस किसी डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? आप एक्सेल में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? ऑपरेशंस पता है किसी को? मैं किन टाइप के ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ? The data visualization, validation वगैरह. दीज आर द प्रिविलेजेस, आप उसको बोल सकते हो. ये ऑपरेशंस में नहीं आएगा. ऑपरेशन इज व्हाट कि मैं टेबल क्रिएट करना जानता हूँ. सो क्रिएट इज वन ऑफ द ऑपरेशन. तो वैसे ही डेटा के साथ में आप क्या कर सकते हो? जैसे अगर मैं बोलूँ मैं डिलीट कर सकता हूँ डेटा को. दिस इज एन पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. और क्या कर सकते हैं? तो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो. मल्टीप्लिकेशन. क्या क्या? फिर से बोलो. एडिशन वगैरह कर सकते हैं सर, सम वगैरह कोई किसी चीज का कुछ निकालना हो. वो हमारा कैलकुलेशन में आ जाता है, वो ऑपरेशन में नहीं आता. ऑपरेशंस इज व्हाट? वी हैव टोटल 4 ऑपरेशन. उसको हम कर्ड या क्रूड ऑपरेशन भी बोलते हैं. कर्ड या क्रूड, CRUD या CURD. ठीक है. C is stands for create, U is stands for update, R is stands for read, and D is stands for delete. ठीक है. नेक्स्ट कर देना उसको प्रीति. ठीक है. सो ये जो 4 ऑपरेशंस होते हैं ना, क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट. नेक्स्ट करते जाओ. नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो. पासवर्ड डालो रूट दोनों में. उसके बाद नेक्स्ट कर दो. स्मॉल लेटर में डाल दो, नहीं तो फंस जाओगे. किसी दिन पासवर्ड भूल गए तो पर सर्वर हटाना पड़ता है. तो गाइस, जिन जिन के उसमें जो पासवर्ड डाला हुआ, प्लीज अपने पासवर्ड ध्यान रखना कि आपके कौन कौन से पासवर्ड्स हैं. पासवर्ड भूल गए तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, सर्वर हटाओ, दोबारा रीइंस्टॉल करो. पासवर्ड अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कुछ, जो मर्जी हो वो रख सकते हो. जैसे रूट तो मैं इसलिए डलवाता हूँ. हाँ ठीक है, वही रख लो. चलो अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम स्टार्ट. सर स्टैंडर्ड. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. नेक्स्ट करो. नेक्स्ट. अगेन नेक्स्ट. अगेन एग्जीक्यूट. जस्ट वेट, ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. Okay, again next. Again next. पासवर्ड डालो.
और चेक पे क्लिक करो। एग्जीक्यूट। ओके ठीक है। अच्छा फिनिश करना, आप फिनिश करना पूरा। 1 मिनट स्क्रीन होल्ड करके रखना। देखो गाइस, ये अभी जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ओ सॉरी, मायस्क्वेल शेल। ठीक है, इस पे हम अभी काम नहीं करेंगे, तो इसको क्रॉस कर दो। हमें जो काम करना है वो किस पे करना है, वर्क बेंच पे करना है। इसको क्रॉस कर दो। अब स्क्रीन स्टॉप कर लेना, आपका सारी चीजें ऑन है। तो अब मैं जो स्टेप आपको बताऊंगा वर्क बेंच के साथ में, मैं अभी काम स्टार्ट करूंगा। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो अब मैं वर्क बेंच के साथ में आपको काम बताने वाली हूँ। वर्क बेंच में आप चीजों को देखिएगा, वर्क बेंच में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सो यू कैन सी मेरे पास काफी सारे बैचेस चल रहे हैं। यहाँ पे मैं कनेक्शन एडिट कर देता हूँ। फर्स्ट को तो मैंने मर्ज कर दिया इसमें। इसको मैं बैच दे देता हूँ DS। ठीक है, सो DS 9 o'clock इज दिस वन। सो बेसिकली अब हम एक चीजों को समझते हैं क्या है। जब आप वर्क बेंच ओपन करते हो, यू कैन सी दिस विंडो। दिस इज कॉल्ड एन लैंडिंग पेज बोल सकते हो आप इसको, या फिर वेलकम पेज बोल सकते हो। किसका, मायस्क्वेल वर्क बेंच का। मायस्क्वेल वर्क बेंच में ये जो आपको सारे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एनालिटिक्स, 1 o'clock वीकेंड, दीज आर माय सर्वर कनेक्शंस। ये अलग अलग सर्वर, अलग अलग पार्ट्स के कनेक्शंस है। इज दिस क्लियर यहाँ तक? ये आपके में एक दिख रहा होगा, मेरे में मैंने नाम चेंज कर रखा है, आपके में लोकल मायस्क्वेल 80 के नाम से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें एक्सेस में मिल जाती हैं, फाइल एडिट, व्यू वगैरह, ये सारी चीजें। एंड दिस इज योर होम बटन। मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कई बार चीजें बोल दिया करूंगा कि होम पे जाके ये चीज क्लिक करना है। सो काफी बार क्या होता है ना, पर्सन होम बटन ढूंढ रहे होता है कि कहाँ है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप चीजों को देख लो कहाँ पर है, किधर है, कैसे है, वो सारी चीज। सो दिस इज योर होम बटन। ये मायस्क्वेल कनेक्शंस है। इफ यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स, आपने कोई मॉडल डिजाइन करोगे, डेटाबेस मॉडलिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो डेटाबेस मॉडल आपने अगर डिजाइन करोगे, तो यू कैन क्रिएट योर मॉडल हियर। तो वो मॉडल्स आपको यहाँ कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज रिलेटेड टू दी योर लाइक डॉक्यूमेंटेशन, आप बोल सकते हो पार्ट का। ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंदर अवेलेबल हैं, क्या क्या आपने सेटअप फॉर्मेट किया है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होती है। तो बेसिकली वी वर्क ऑन दिस वन। दैट वन इज व्हाट आर मायस्क्वेल कनेक्शंस, जो हमारे सर्वर कनेक्शन से हम उस पर काम करेंगे। ओके, सो टूल ट्रेनिंग की बात करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो मैं इसको लोड करता हूँ। तो यू कैन सी बेसिकली आपको जो लेआउट दिख रहा होगा, आप भी लॉग इन कर लो, सभी लोग जिन जिनका है, सब अपने अपने उसमें लॉग इन कर लो। लॉग इन हो गया। लॉग इन करने के बाद आप देखोगे आपको कुछ इस तरीके से चीजें शो कर रही होंगी। मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ जैसे हमें फर्स्ट फ्लैश पार्ट में दिखाई देता है। दिस इज काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ से ये चीजें कुछ इस तरीके से लगती हैं टूल में। अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैं राइट हैंड साइड आऊंगा, क्रॉस, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के पास में। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास 3 ब्लू ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेआउट। क्या है ये, सॉफ्टवेयर लेआउट है। तो अगर मैं इसमें ये वाला लेआउट क्लोज करता हूँ, देखो बंद किया तो ग्रे हो गया,
अब देखो क्या हो रहा है, नेविगेटर जो वाला जो पार्ट है वो हट जाता है, नेविगेटर वाला पार्ट जो है वो हट जाता है। अगर मेरे को बॉटम आउटपुट वाला पार्ट है, ये वाला जो जिसमें आपको मैसेज, एक्शन आउटपुट, ड्यूरेशंस वगैरह आपको मिल रहे हैं, सो वंस यू क्लिक ऑन दिस, देखो ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट आपको दिखाई देगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, दिस वन इज एसक्यूएल एडिशन पार्ट। ठीक है, कुछ पार्ट्स आपको एक्सेस करने होते हैं तो इसकी जरूरत हमें बेसिकली पड़ती नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो प्लीज आपको इसको बंद कर लो, तो आपको ये पूरा स्पेस, ये जो क्वेरी एडिटर स्पेस है वो आपको पूरा कंप्लीटली यहाँ पर मिल जाएगा। जिधर लिखा हुआ ना 1, ये क्वेरी एडिटर स्पेस होता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज लिखते हो तो ये क्वेरी एडिटर स्पेस होता है। जब आप कोई क्वेरी लिखते हो तो यहाँ से एक पॉपअप निकल के आता है, मतलब एक और विंडो निकल के आएगी, वो हमारा रिजल्ट विंडो होती है, वहां पर आपको रिजल्ट शो करेगा। आपकी जो भी क्वेरी क्रिएट हो रही है या आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिसको आप चला रहे हो और उससे कोई भी आउटपुट आ रहा है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो ड्यूरेशन है, उसका रिजल्ट जो है, वो सारी चीजें हमको कहाँ दिखाई देती है, इसके अंदर दिखाई देती है। तो ये होता है आपका टाइम क्वेरी लॉग, मैं इसको क्वेरी लॉग बोलता हूँ, वैसे स्टैंडर्ड नेम इज एक्शन आउटपुट। मतलब जो भी आप क्वेरी चलाओगे वो कितने बजे चली, कब चली, कौन सी क्वेरी से पहले चली है, कौन सी क्वेरी के बाद चली है, ये सारी इंफॉर्मेशन, और उसमें कितनी रो पैच हुई, अगर एरर आई तो क्या एरर आई है, और उस क्वेरी को चलने में कितना टाइम लगा है, कितने सेकंड्स लगे, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलती है, यहाँ पर। अब मेरे पास एक्शन आउटपुट था, एक्शन आउटपुट में मेरे पास टेक्स्ट आउटपुट भी होता है, मैं यहाँ से टेक्स्ट भी पिकअप कर सकता हूँ, इसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। एंड दिस इज माय हिस्ट्री आउटपुट। मैंने 7 तारीख को कोई क्वेरी चलाई थी, 6 को कोई क्वेरी चलाई थी, इस वाले डेट्स वाइज मैं अपनी क्वेरीज देख सकता हूँ कि मैंने कब डेटा मॉडिफाई किया हुआ है। तो 2022 में मैंने कोई क्वेरी चलाई थी, दिस इज एन पॉइंट, तो आप देखोगे मेरे पास 2022 तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि मैं कहाँ पर कौन कौन सी क्वेरीज रन कर सकता हूँ, कौन कौन सी क्वेरीज मैं चला रहा हूँ। तो 2022 से लेकर 2024 तक का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि ये क्या करता है, ये क्वेरी लॉग आपका क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आते हैं, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है इन दोनों में? No, कोई डाउट नहीं है? ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 2 बॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं, दोनों बॉक्सेस में 2 टैब है, ऑब्जेक्ट इन्फो और सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 टैब है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कीमास। दोनों बॉक्सेस के पहले नाम समझ लो। इस वाले बॉक्स को जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फो और सेशन की इन्फो आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बॉक्स बोलते हैं। और जिसमें हमारा सर्वर मैनेजमेंट और डेटाबेस के स्कीमा आपको शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेविगेटर बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेविगेटर बॉक्स। और जब मैं किसी भी पर्टिकुलर कनेक्शन पे काम कर रहा होता हूँ तो उसका इस तरीके से एक टैब आ जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही कनेक्शन पे काम कर सकते हो, मैं मल्टीपल कनेक्शन ऑन करके काम कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। तो वी नीड टू यूज व्हाट, मल्टीपल टैब्स ओवर। तो आप टैब्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, अलग अलग कनेक्शन के टैब आ जाएंगे। मेरे को कनेक्शन ऑन करना है तो कई बार कनेक्शन ऑन करने के लिए बोलता हूँ कि दूसरा कनेक्शन ऑन कर लो, मैंने होम पे क्लिक करा एंड आई यूज माय स्टैंडर्ड वन, तो मैंने एक और कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये मेरा एक और डेटा सेट था जिसमें मैं काम कर रहा था। यहाँ पे काफी सारी क्वेरीज यहाँ पे बनी हुई है। तो एक ये हो गया एनालिटिक्स वाला, ये हो गया DS9 क्लॉक, ये आपके लिए मैंने अभी क्रिएट किया है। ये कनेक्शन मेरा पुराना है, तो दोनों कनेक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है, इसलिए 2 टैब आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कनेक्शन बंद करना है, फाइल में जाके क्लोज कनेक्शन टैप कर दो, रिव्यू चेंजेस पे क्लिक कर दिया, तो मेरा कौन सा कनेक्शन बंद हुआ है, एनालिटिक्स वाला। अब हम आते हैं अपने वाले पार्ट पर, ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो नेविगेटर में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या देखना चाहते हो। तो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर द सर्वर स्टेटस ओनली। तो मेरे सर्वर का स्टेटस क्या है, माय स्टेटस इज ऑन, सारी चीजें वर्किंग कर रही हैं। सो आई वांट टू रिफ्रेश माय सर्वर, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो होता क्या है, मैंने रिफ्रेश करने के लिए क्यों बोला, रिफ्रेश करने के लिए सिर्फ इसलिए बोला आपको क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सर्वर रिफ्रेश नहीं है तो सर्वर टाइम आउट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के साथ, थोड़े टाइम बाद ये सर्वर क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा।
ठीक है। और इसी चीज में क्लाइंट कनेक्शन आपको देखने हैं, यू कैन सी व्हाट्स माय क्लाइंट कनेक्शन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम जो चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि सिस्टम में डैशबोर्ड देखते हैं हम किसका, सर्वर का। तो देखो यहाँ पे भी डैशबोर्ड देखने को आपको मिल गया। तो डैशबोर्ड इज व्हाट, इट्स रिलेटेड टू दी सर्वर, कि सर्वर एक्चुअली वर्किंग में है या नहीं है, उसका एफिशिएंसी एंड उसकी यूजेस क्या है। देखो मेरे में बहुत कम यूजेस है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, तो मुझे इसको खाली भी करना पड़ेगा बीच में कभी, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन एफिशिएंसी लेवल 97% आपके में शो कर रहा होगा, मेरे में 92% कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि धीरे धीरे ये चीज बढ़ती हुई चली जाती है, तो उतना ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड वन इज, जैसे ये हो गया डैशबोर्ड, दीज आर द रिलेटेबल पार्ट, वी आर सीइंग व्हाट नेटवर्क स्टेटस इज व्हाट, माइस्क्यूएल स्टेटस इज व्हाट, इनोडीबी स्टेटस इज व्हाट, ठीक है। अब रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट इज व्हाट, इट्स रिलेटेड टू दी पर्टिकुलर पार्ट। तो जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट की, रिपोर्ट क्या होती है और डैशबोर्ड क्या होता है। जैसे मैंने बोला टोटल मेमोरी कितना यूज कर रहा है, टॉप मेमोरी इवेंट, टॉप मेमोरी बाय इवेंट क्या है, पूल में कितनी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, दीज आर द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स अभी आपको ये भी क्लियर होगा रिपोर्ट क्या है भाई, रिपोर्ट इज व्हाट, कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन की, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है, ओके। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस वन, कि हमारा एग्जैक्टली ट्रैफिक और बाकी सारी चीजें कैसी चल रही हैं, ओके। सो दिस इज एन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ स्कीमास क्या होते हैं, schemas is what, it's a database structure, schemas is what, database structure, database structure, data structure मत बोल देना, that is a different part of the computer science। डेटाबेस स्ट्रक्चर है, डेटाबेस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे पास एक डेटाबेस है, माय डेटाबेस नेम इज व्हाट, वर्ल्ड, और वर्ल्ड डेटाबेस में मेरे पास ये 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं। मैं टेबल्स बना सकता हूँ, मैं व्यूज बना सकता हूँ, मैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स बना सकता हूँ, मैं अपने फंक्शंस डिजाइन कर सकता हूँ। तो दिस पर्टिकुलर 4 सेक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, स्ट्रक्चर्स। कि एक डेटाबेस आपने बनाया, तो फिगर इज व्हाट, ड्रम, एंड दीज आर द डिफरेंट फिगर्स। तो एक डेटाबेस बनाया वर्ल्ड नाम का, उसमें ये 4 स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एन स्कीमा। अब मैंने जैसे वर्ल्ड पे सिलेक्ट करा, वर्ल्ड पे सिलेक्ट करा, इसका पूरा स्कीमा का इंफॉर्मेशन किससे आएगा, आई सिलेक्ट ऑन वर्ल्ड, तो ये क्या दे रहा है मेरे को, स्कीमा दे रहा है कि आपके स्कीमा का नाम क्या है, वर्ल्ड है। तो इंफॉर्मेशन बॉक्स यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फो, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, आपका डेटाबेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन रहती है वो कौन देता है आपको, इंफॉर्मेशन बॉक्स में मिलती है। मैंने सिटी पे क्लिक करा, तो ये मेरे को बता रहा है कि आपके पास जो स्कीमा है वर्ल्ड वाला, उसके अंदर एक सिटी है। मुझे यहाँ से पता चला है, यहाँ से नहीं पता चला मुझे, बस यहाँ पे क्या पता चलेगा इन्फॉर्मेशन में कि भाई सिटी नाम की टेबल है, उसके अंदर टोटल ये 5 कॉलम आपके पास अवेलेबल है, जो कि आप अलग अलग उसमें देख सकते हो। दीज आर माई कॉलम्स नेम, और ये जो है ये वाला इंट AI PK कैर 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 इंट, ये हमारे डेटा टाइप है। मैं बात करूंगा अभी डेटा टाइप के बारे में, जैसे आप एक्सेल में फॉर्मेट करते हो वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप्स अवेलेबल है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? यस, No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टैब इस चीज का है, सेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं काम कर रहा था, मैंने 2 सेशन लॉग इन कर रखे थे, एनालिटिक्स वाला मैंने लॉग इन कर दिया, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ पे मेरे को सेशन देखना है यार, ये कौन सा वाला पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, सेशन पे क्लिक करूंगा, आई कैन सी माय कनेक्शन डिटेल्स, मेरा नेम क्या है कनेक्शन का, मेरा होस्ट कौन सा है, लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ इसलिए स्टैंडर्ड आपको दिखाई देगा, मेरे होस्ट का पासवर्ड क्या है, लॉगिन यूजर नेम क्या है, करेंट यूजर कौन है, और ये शाइपर वगैरह, ये आपके पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द सेशन। सो सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, ये इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब इसका डिफरेंस कैसे आता है, लाइक मैं एनालिटिक्स वाले पार्ट में आया,
मैं यहाँ पे देखूंगा तो डैशबोर्ड तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसका भी वही सिमिलर है। देखो ये वाला पार्ट 93 है और इस वाले में कितना चल रहा है, इसमें भी 93 एफिशिएंसी होगा, 65 यूजेस है। इस वाले में भी देख लेते, सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब सेशन चेंज हो जाएगा इसके अंदर। सेशन देगा, सेशन इज व्हाट, नेम इज एनालिटिक्स, और बाकी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्योंकि लोकल होस्ट पे चल रहा है। ओके, कल मैं आपको एक लाइव सेशन आपको दिखा दूंगा। लाइव सेशन यानी कि जो एक्चुअल सर्वर होते हैं, तो मैं आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं अपने एक्सेस दिखाऊंगा एक्चुअल सर्वर का, कि सर्वर एक्चुअली दिखते कैसे हैं, कैसे रहते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाई देंगे वैसे ही दिखाई देते हैं, कुछ अलग से नहीं होता है, सेम ही रहता है सब कुछ। ठीक है, बट मैं आपको उनके कनेक्शंस बता दूंगा कि हाउ दे लुक, कैसे दिखाई देते हैं। जैसे ये सिंपल लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है, उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहती है, मतलब उनके नेम्स वगैरह थोड़े अटपटे होते हैं और थोड़े लंबे चौड़े से होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली रहते हैं। जो डेटाबेस टीम होती है वो आपको डिजाइन करके देती है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये चीजें होती हैं जो हम लोग इस पे वर्कआउट करते हैं पूरा कंप्लीट। ओके ओके, सो यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ सकता है। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके, बाकी सिमरन। नहीं। एसक्यूएल हम लोग यूज क्यों करते हैं, लाइक स्पेसिफिक रीजन? डेटा एनालिस्ट। दैट्स गुड क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन इसी टाइप का, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? ओके, सो बेसिकली आंसर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस इन डेटा एनालिस्ट। ठीक है, डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए एसक्यूएल की क्यों जरूरत पड़ती है, किस लिए इम्पोर्टेंस होती है। पहली चीज, एक्सेल पे रिपोर्ट सबमिट हो जाती है बहुत आसानी से, बट एक्सेल की एक लिमिटेशन है। हर सॉफ्टवेयर का एक अपना खुद का एक लिमिटेशन होता है डेटा स्टोरेज का। ठीक है, तो एक्सेल का एक लिमिटेशन है कि सपोज फॉर एग्जांपल, अभी ऐसे तो क्लाउड पे तो बहुत काफी सारा डेटा लोड कर लेता है वो, तो बट एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपका एक्सेल 10 लाख 10.5 लाख डेटा होल्ड कर सकता है। उसके ऊपर डेटा जाएगा ना तो एक्सेल का आप देखोगे एक्सेल स्लो डाउन हो जाता है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट या डेटा बेस को अगर हमें हैंडल करना है, ऐसे डेटाबेसेस हमें हैंडल करने हैं जिनके अंदर एक टेबल, यानी कि एक्सेल के बेसिस पे बात करूं, एक शीट नहीं है, मल्टीपल शीट्स आपकी अवेलेबल है, तो ऐसे केसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। और काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे होते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, आप क्रैड यूज करो या आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है, आप लोग जब इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपने उसमें लॉग इन किया था, यू गिव योर डिटेल्स, तो उन डिटेल्स को फैच करने के लिए, अब इंस्टाग्राम तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स हैं, उतने यूजर्स का डेटा होल्ड करना वो एक्सेल में नहीं हो सकता, वो हम किस में यूज करते हैं, डेटाबेस में यूज करते हैं। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका मैक्सिमम डेटा जो फ्लो करता है मार्केट के अंदर वो सर्वर पे फ्लो करता है, और वो भी डेटाबेस के फॉर्म में फ्लो करता है। इसलिए हमें सीक्वल सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमें काफी सारा डेटा जो है वो सर्वर पे जो डेटाबेस अवेलेबल है उधर से हमें फैच करना पड़ता है। तो जब हम उधर से हमें डेटा फैच करना है तो उसके लिए हमें एक कॉमन क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, दैट वन इज एसक्यूएल। इसलिए एसक्यूएल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन दी डेटा एनालिस्ट फील्ड। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो एक्सेल तो होल्ड करेगा नहीं, ना ही गूगल शीट होल्ड करेगी, वो कहाँ से आएगा आपके पास, सिक्वल से आएगा। तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग कंपनी में आजकल फेस करते हैं, आजकल क्या फेस करते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था XYZ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता रहा, ठीक है, XYZ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ न्यू, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज तक उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ इट्स अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 लाख डेटा, 40 से 50 लाख यूजर का डेटा मेरे पास आया। सो
40 to 50 लाख डेटा होल्ड करना ही हमारे SQL पे कभी कभी क्वेरी जो होती है ना उसको फैच करते करते सर्वर टाइम आउट हो जाता है। एक इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास क्या हुआ, जब 25-30 हजार डेटा था, आई कैन मैनेज होल डेटा ऑन एक्सेल, बहुत आसानी से हो रहा था। जब 40-50 लाख डेटा पहुंचा और मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, प्रिविलेजेस की जरूरत पड़ी, मुझे डेटा इंटीग्रिटी की जरूरत पड़ी, तो उस बेसिस पे वी इम्प्लीमेंट डेटाबेस। तो हमारा टैग टीम जो था उसने डेटाबेस यूज किया कि भाई हम एक्सेल पे नहीं दे सकते, अब हमें डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, बहुत डेटा बढ़ रहा है, तो डेटाबेस आ गया। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस होगा। अब डेटाबेस में मुझे ग्राफिकल रिपोर्ट्स बनानी है तो मैं क्या यूज करूंगा, पावर बीआई, तो मैं डेटाबेस को उससे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे एक्सेल में कोई उससे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मतलब आपके पास दो डेटा सोर्स फॉर्मेट हो गए, कौन कौन से, एक हो गया आपका डेटाबेस, दूसरा आपका हो गया क्या, CSV फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट। ये दो डेटाबेस सोर्सेस के बेसिस पे आप पूरा का पूरा डेटा, आपकी पूरी कंपनी घूम रही होती है। ठीक है, अब आपके आगे जाके क्वेश्चन भी आएगा, तो पाइथन का एग्जैक्टली रोल क्या है, जब हम सारा एनालिसिस एक्सेल पे भी कर सकते हैं, पावर बीआई पे भी कर सकते हैं, एंड SQL पे भी हम काफी कुछ चीजें जो है रिपोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं, एनालाइज्ड रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह सब क्वेरीज में लगा के। तो बेसिकली हमें पाइथन की फिर क्या जरूरत पड़ी, पाइथन की जरूरत कब आई, जैसे 50 लाख डेटा था, वी विल प्रोसीड, बहुत आसानी से हम मैनेज कर पा रहे थे। आज हमारा आफ्टर 10 days हमें 5 days और हमने प्रोसेस कर दिया उस एप्लीकेशन पे। सो नाउ वी हैव एट लीस्ट 1 CR कस्टमर्स, मेरे पास मोर देन 1 CR कस्टमर्स आ गए। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर कस्टमर आ गए, तो मेरा डेटाबेस भी लैक करने लगा, एक्सेल की तो कैपेबिलिटी से बाहर चला गया डेटा। तो ऐसे केस में अब आता है कि अब एनालिसिस कैसे होगा, क्योंकि एक्सेल भी नहीं है रोल में, आपका पावर बीआई भी इतना डेटा इतना आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि GUI बेस्ड टूल जो होते हैं ना बहुत हैवी टाइम लेते हैं किसी भी चीज को प्रोसेस करने में। तो तब हमारा एक पार्ट हमारे सामने आया, दैट वन इज व्हाट, कि अब हमें किस पे मूव करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मूव करना पड़ेगा। तो जब डेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, तो पाइथन इज द बेस्ट सोल्यूशन टू हैंडल दी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वैसे तो बिग क्वेरीज वगैरह भी होती हैं, बट जब आपके पास वो एक्सेस नहीं है बिग क्वेरीज वाला, तब वहां पर किसका रोल आता है, वहां पर रोल आता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हर एक चीज का जो रोल है वो सिक्योरिटी बेस्ड, स्टोरेज वाइज और एक्सेस वाइज, ठीक है, इन 3 चीजों पे पूरे के पूरे सारे टूल्स आपस में डिपेंड रहते हैं। एज अ एनालिटिकल पर्सन हमारे पास 2 मेन सोर्सेस फॉर्मेट होते हैं जो सबसे ज्यादा फ्लो करते हैं, एक का 2 सोर्सेस होते हैं, जेसन का या HTML फॉर्मेट, तो कभी वेब कनेक्टर वो कभी कभार आता है, लेकिन जो 2 सोर्सेस हैं आपके सबसे ज्यादा फ्लो करेंगे, एक CSV फॉर्मेट, कोई भी CRM सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो मार्केट के अंदर या कहीं भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो होता है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बेसिस पे हम चलते हैं। और एक्सेल में आपको मैंने VLOOKUP बताया था, दैट इज यूज फॉर व्हाट, इसलिए यूज करते हैं VLOOKUP, हम रिलेशन क्रिएट करते हैं ना, चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, इन सब चीजों के लिए हम VLOOKUP यूज करते हैं। बट SQL में हम रिलेशंस तक क्रिएट कर सकते हैं आपस में टेबल का, और बहुत आसानी से सारी टेबल को मर्ज करके हम डेटा फैच कर सकते हैं। और अगर आप बात करोगे एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर जब डेटाबेस में आप 135, 145, 145, 135 टेबल्स बहुत आसानी से मैनेज करके और उनसे डेटा भी आप फैच करोगे, बट यही चीज मैनेज करना आपके लिए टफ हो जाएगा किसके अंदर, एक्सेल के अंदर और BI टूल के अंदर। तो इसलिए हम SQL का यूटिलाइजेशन देते हैं कि हम बहुत आसानी से हम बड़े बड़े क्वेरीज और सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकें। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ MySQL, या मैं बेसिकली बात करूं SQL एज अ डेटा एनालिस्ट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस, कोई क्वेरीज नहीं है किसी की भी? अरे नो तो बोल दो, नहीं No, नो sir. SQL में कितना डेटा मतलब
कितना डेटा स्टोर कर सकते हाँ, स्टोर हो right? सकता है, एग्जैक्टली। तो डिमांड्स देखो 1 CR 2 CR डेटा आपको होल्ड करना है, यू कैन गो विद द MySQL, बहुत आसानी से होल्ड कर लेता है, बट प्रॉब्लम देता है रियलिटी के बेसिस पे मैं अगर बताऊं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ डेटा सेट आपके पास फ्लो होने लगे और आपको वो मल्टीपल डेटाबेसेस आप ऐसे हैंडल कर रहे हो, सो ऑलवेज स्विच टू द MySQL सर्वर, ठीक है। अभी आप लोग लर्निंग फेज पे हो तो यू कैन यूज MySQL, आप कर सकते हो। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है कंपनी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज में अगर डेटा देख रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे जोन्स का डेटा हैंडल करना है, सो ऑलवेज सजेस्ट एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का रहता है, उस पर आप हैंडल कर सकते हो। और जब आपको बहुत बड़ा लाइक वॉलमार्ट जैसे एरिया का, वॉलमार्ट है, डी मार्ट है, रिलायंस स्टोर है, ऐसे लोगों का जब, ऐसे जगहों का जब डेटा हैंडल होता है, फॉर द सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर भी हम एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं। SQL सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो यूज होता है फॉर द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, इन सब चीजों में। और जहां पर हमारी बात आती है बैंकिंग डोमेन्स की, बैंक्स हो गए, सर्वर्स हो गए, ट्रांजेक्शनल डेटा हैंडल कर रहे हो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शनल डेटा हैंडल कर रहे हो, बैंक्स के जो सर्वर होते हैं, तो वैसे जो डेटाबेसेस होता है वो यूज किया जाता है ओरेकल डेटाबेस पे। तो डेटाबेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, जो लिमिटेशन डेटा के बेसिस पे होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ डेटा आपको, उससे ऊपर आपका डेटा जा रहा है तो SQL सर्वर, इनके रेंजेस, इनके सॉफ्टवेयर के टूल्स की कैपेसिटी चेंज होती चली जाती है अकॉर्डिंगली। तो 1.5-2 करोड़ तक डेटा आराम से हैंडल कर सकते हो। उसके ऊपर जाएगा तो MySQL मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा, बाकी यूज कर रहा हूँ मैं तो लाइवली अभी भी, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि 1.5-2 करोड़ डेटा के लिए कभी MySQL यूज करो, क्योंकि बहुत क्वेरी टाइम आउट होती है उसमें। SQL सर्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर दैट पर्पस। ओके, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, डेटा लेक भी है, मैं बात करूंगा डेटा लेक पे, डेटा वेयर हाउसेस पे, ETL प्रोसेस, ELT प्रोसेस, इन सब चीजों पे मैं बात करने वाला हूँ इस पूरे सेक्शन में, पूरा जो सेक्शन चलेगा उसके अंदर। ओके, सो एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन, पूछो। शांत हो गए? हाँ जी, नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? और कोई क्वेश्चन? उन्नति, सिमरन, शिप्रा, सुमित, आशीष? नहीं है? चलो ठीक है। सो एक्सेल का जो काम दे रखा है वो काम आप लोगों को करना है, एंड चिप्रा आपको तो मैंने काम दे ही रखा है ऑलरेडी, वो आप प्रोसीड करते रहना साइड बाय साइड। ओके, सो वो जो टास्क मैंने एक्सेल का असाइन किया हुआ है, तो प्लीज गाइज आप लोग प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो। वो टास्क मुझे मंडे को आप लोगों को एक पार्ट तो शो करना ही करना है, और इंटरैक्टिव होना चाहिए। ओके, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। ओके, चलो गाइस, ठीक है। सो आप लोग देखो, समझो इन सब चीजों को। कल हम एक्चुअली पहले थियोरेटिकल पार्ट पे बात करेंगे डेटाबेस पे कल से। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।